चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। मेहमानों का लंबा पैनल हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। यश श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, हर्ष रंजन जी हैं हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इसके आगे ऋषभ तिवारी हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी के। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत मैं हर्ष रंजन जी के साथ करूंगी। हर्ष जी, ये राह उतनी भी आसान नहीं है जितनी आसान नजर आती है और फिलहाल बीजेपी वाले कह रहे हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि आर्थिक तौर पर कई चीजों को फुलफिल करने की चुनौती है, सामाजिक तौर पर कई रूठे हुए वोट बैंक्स को मनाने की चुनौती है, आगे विधानसभा चुनावों की चुनौती है, चुनौतियों का अंबार है। देखिए, चुनौतियां पहले भी थी, लेकिन मैं शुरुआत यहां से कर रहा हूं कि आपने जो कहा कि एक कांटों भरा और चुनौतियों भरा ताज होगा, तो मैं इसमें से सिर्फ कांटों भरा थोड़ा सा डिलीट करना चाहता हूं अभी के लिए। चुनौतियों भरा तो हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा ना समझे कि कांटों भरा कोई ताज होगा, क्योंकि ऑप्शंस पे बात करें तो लोगों के पास या दूसरे दलों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। 240 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, इसलिए देश के पास अभी यही एक विकल्प बचा है। अगर 240 वाली पार्टी सरकार नहीं चला सकती है तो क्या 99 वाली पार्टी सरकार चलाएगी? ये कहीं से लॉजिकल नहीं लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब मोदी 2.0 के बाद आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना के प्रभाव ने पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया, अर्थव्यवस्था हिला दी, भारत भी उसके चपेटे में आया और अच्छी तरीके से आया। जब उस चुनौती से आदमी निपट सकता है, उस चुनौती से सरकार निपट सकती है, तो उसके सामने बाकी ये सब छोटी मोटी जो राजनीतिक दलों की आपसी उठापटक की जो चुनौतियां हैं, ये कोई बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर मैं वैसे नहीं देख रहा हूं। जो बड़े फैसले लेने थे मोदी सरकार 1, मोदी सरकार 2 में लगभग पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है पूजा कि ये जो मोदी 3.0 है, इसमें आर्थिक मोर्चे पर बहुत बड़े बड़े फैसले लेने हैं। देश को आपको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना है। एक डेवलप्ड विकसित राष्ट्र की क्या परिभाषा होती है, उस परिभाषा पर अपने को खरा उतारना है ताकि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए। और दूसरे कुछ रिफॉर्म्स होने हैं, आर्थिक रिफॉर्म्स हो सकता है, लेबर रिफॉर्म्स हो सकता है, लैंड रिफॉर्म्स हो सकता है, और इसमें कोई दल ऐसा नहीं है कि वो बहुत अपोज करने की स्थिति में हो। एक टीडीपी के साथ जो आप लोग बार बार कहते हैं, मीडिया में ये बात लगातार चर्चा में रहती है कि मुसलमानों के मुद्दे पर, माइनॉरिटीज के मुद्दे पर, जिस तरीके का चाल चरित्र और चेहरा टीडीपी और जेडीयू का रहा है, मैं बस वही आ रहा हूं। मैं टीडीपी से अपनी वही शुरुआत कर रहा हूं कि जो एजेंडा या टीडीपी का है और जो भारतीय जनता पार्टी का है मुस्लिम को लेकर, उसमें एक विरोधाभास को बार बार उभारा जा रहा है, लेकिन उसको इस थोड़े समय के लिए दबाया भी जा सकता है, इस वजह से कि जरूरी नहीं है कि जो मोदी 3 गवर्नमेंट है वो उसी तरीके से आक्रामक और उसी तरीके से बड़े स्वयं के आधार पर ही बड़े फैसले लेने वाली हो। इसका कई उदाहरण आपने देखा। अब ये बीजेपी की सरकार उस तरीके से नहीं कही जा रही है, एनडीए की सरकार कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पिछले 22 वर्षों से गुजरात के और फिर देश के प्रधानमंत्री रहे, वहां के मुख्यमंत्री रहे और चला रहे हैं सरकार को, उनको ये चीजें बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरीके से सहयोगी दलों को आप साथ लेकर चलते हैं। तो मुझे उसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं लग रही। मैं कह रहा था कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी की जो एक सोच में समानता है, वो आईटी सेक्टर को लेकर है, वो डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर है, वो शहरों को बिल्कुल स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर है, विकसित राष्ट्र की ओर है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के दोनों की सोच समान नहीं है। बिल्कुल नहीं। टीडीपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर मुस्लिम आरक्षण का जिक्र किया। पहली कलम से वो विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही मुस्लिम आरक्षण का जिक्र करती है। और जब बीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता है उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो कह रहे हैं कि राज्य की अपनी स्वतंत्रता है। देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती है तो कई सारे मुद्दे अपने जो आपने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया होता है उसको आप दबा के रखते हैं, थोड़े समय तक उसको ताक पर थोड़े समय रख दिया जाता है। आप देखिए 370 बीजेपी का आज से एजेंडा नहीं है, 370 1984 में भी एजेंडा हुआ करता था, लेकिन जब वाजपेयी साहब की सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि ये कॉमन मिनिमम एजेंडा है
चूंकि गठबंधन का एक धर्म होता है उसमें उसे अलग रखा गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी पार्टी अपने एजेंडे से अलग हट जाएगी। ठीक है सर, सभी ओपनिंग रिमार्क एक बार दे लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डिस्कशन पर आगे बढ़ूंगी। यश जी बोलिए सर। पूजा जी, पहली बात तो ये पत्रकार महोदय हैं या विश्लेषक महोदय हैं, जो भी प्रोफाइल है इनकी, नरेंद्र मोदी खुद इस समय नरेंद्र मोदी का नाम भूल गए हैं। वो अब एनडीए की गारंटी बोल रहे हैं, नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। और यदि किसी को इसमें शंका हो तो नीतीश कुमार और नायडू जी से पूछ लेना चाहिए। और ये गलती भाजपा फिर कर रही है। अब ये अपनी ये गोल मेज दिखा रहे हैं, बड़ा पारिवारिक एक शादी ब्याह के वीडियो जैसा दिखा रहे हैं कि इनके बगल में ये बैठे हैं, उसके बाद ये बैठे हैं। नीतीश कुमार और नायडू जी को नेग्लेक्ट करना इन्हें भारी पड़ेगा। दूसरी बात, एनडीए 3 हो गया, शपथ हो गई, सब कुछ हो गया, मंत्रिमंडल इन्होंने शपथ ले ली, मंत्री इनके बदलते रहते हैं, वो इनका खेल कूद चलता रहता है। असली मुद्दों पर बातचीत कब होगी? कल कश्मीर के रियासी में फिर आतंकी हमला हुआ है, 10 लोगों की जान गई है। कश्मीर में आज भी पर्यटक, आम आदमी, दिहाड़ी मजदूर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, उस पर बात कब होगी? नीट की परीक्षाओं में फिर घोटाला हुआ है। और उसके बाद भाजपा का अमित मालवीय एक सामने आया है, प्रज्वल रेवन्ना और बृजभूषण जैसों के बाद अब अमित मालवीय के बारे में भी पता चला है। असली मुद्दों पर कब बातचीत होगी? ये आप मक्खन लगा के जो ये होता रहता है कि चुनौतियां हैं, ये डायलॉग बाजी खत्म। यश जी, कांग्रेस के हिसाब से क्या किसानों के लिए 17वीं किस्त जारी करना ये मुद्दा नहीं था? किसानों पर बात करना ये मुद्दा नहीं था सर? हमारे लिए तो मुद्दा वो भी था कि अजय मिश्रा टेनी ने किसानों की हत्या की और 800 किसान मर गए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहां नहीं जाके बात की किसानों से। ये भी मुद्दा है हमारे लिए। किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हैं। हमारे मैनिफेस्टो से लेकर जनता ने वोट दे दिया। बीच में नहीं पत्रकार महोदय, बीच में नहीं। इन मुद्दों पर जनता ने वोट दे दिया पत्रकार महोदय। सर यश जी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उम्र में बहुत बड़े हैं हर्ष जी, आपसे थोड़ा सा आप शालीनता का ख्याल रखें। नहीं ठीक है, मैं शालीनता पत्रकार महोदय बोल रहा हूं मैं। जी बोलिए। तो मैंने उनको बीच में नहीं आने को कहा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, यहाँ पे शालीनता पूरी रखी है मैंने। लेकिन अब जबकि नरेंद्र मोदी 2 सहारे लेकर अपनी सरकार किसी तरह बना के खड़े हुए हैं, शपथ ग्रहण समारोह में सबके चेहरे दिख रहे थे, उनके चेहरे पर क्या भाव है, तब उन्हें इस घमंड से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, देश के असली सवाल जो इनके शपथ लेते ही खड़े हो गए, आप एक क्रिकेट मैच की खुशी का जश्न मना रहे हैं, वहां कश्मीर में फिर से हमला होता है, आपको असली सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल यश जी बोले। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है और तो मुखरता से आ रही है। मैं यही कह रहा हूं, हम सब, देश का हर नागरिक, चाहे हम विपक्षी दल हो या कोई भी हो, हर नागरिक इस समय इस सरकार से यही पूछ रहा है कि जिस दिन आप शपथ लेते हैं उसी दिन एक मैच होता है, उसकी खबर आती है, लेकिन कश्मीर पे हमले में कोई भी बात नहीं होती। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट तक नहीं किया है कि उन्हें इस बात की क्या संवेदना है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाजपा के लिए कांटे हैं या फूल हैं या क्या है। ये डायलॉग बाजी छोड़ देना चाहिए हमको। 10 साल हो गए हैं इनको, अब इनको रोना भी बंद कर देना चाहिए कि मुझसे इतनी नफरत क्यों। मित्रों, हो गया सर आपका। अब आप जनता के लिए काम कर सकते हो तो कीजिए, और नहीं तो आपको जनता ने जवाब दे दिया है। आप बड़ी मुश्किल से करीब 130 सीटें हैं जिसपे 1000, 500, 200, 400 वोटों के अंतर से आप जीते हैं। चुनाव आयोग की समीक्षाएं बहुत सारी बाकी हैं। उसके अलावा वाराणसी में दिख चुका है। यश जी एक सवाल रहेगा सर मेरा आपसे। पहले तो मैं ये सूचित कर दूं तमाम दर्शकों को, कैबिनेट का पहला फैसला आ चुका है। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाए जाएंगे, पहली कलम से किसानों के लिए फैसला। उसके बाद ये जो दूसरा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में हुआ है, ये दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव है। इसके साथ ही यश जी सवाल है मेरा आपसे, 240 बीजेपी के कैंडिडेट सांसद जीत करके पहुंचे हैं सदन के अंदर, उसमें 106 कांग्रेसी हैं जिन्होंने दल बदला था। ये तो तय है कि कांग्रेस से तमाम जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार रहे, वो संतुष्ट नहीं थे, इसीलिए उनको दल बदलना पड़ा। उसको कैसे आप संयोजित रखोगे सर? इस पर भी कोई गहन चिंतन किया है सर? उसमें हमें क्या करना है? वो कांग्रेस छोड़ के गए, अब वो भाजपा में हैं, वो संसद में आ गए, अब वो जो भी करते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है। हो सकता है कल को वो भाजपा भी छोड़ दें,
लेकिन हम तो अपनी जगह तटस्थ हैं। हमारे सवाल अपनी जगह वही के वही हैं, क्योंकि 10 साल से हमें जवाब नहीं मिला है। आज भी हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को अपनी आत्ममुग्धता से बाहर आकर एनडीए को एनडीए स्वीकार करना चाहिए, जनता की सुनना शुरू करना चाहिए, और नीतीश कुमार और नायडू जी को नजरअंदाज करना इन्हें भारी पड़ेगा। ठीक है, चलिए मनीष जी के पास में जाऊंगे। मनीष जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक चुनाव, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनके दावे बीजेपी लगातार कर रही थी और उनके एजेंडे में भी था। जो उन्होंने एजेंडा जारी किया तमाम वोटर्स के लिए, उस एजेंडे में भी था। पहला फैसला सामने आ चुका है, राह अभी भी आसान नहीं, क्योंकि देखिए अजीत खेमा जो था, अजीत पवार ने सीधे तौर पर डिनाई कर दिया कि वो मंत्री पद लेंगे ही नहीं, वो संतुष्ट हुए ही नहीं। क्या कहेंगे सर? देखिए, गठबंधन की अगर सरकार है तो ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी स्थिति इस समय ऐसी है, मानो एकनाथ शिंदे के भी कोई लोग नाराज हो सकते हैं, अजित पवार के लोग भी नाराज हो सकते हैं। मानो ऐसा भी पॉसिबल है कि मानो नीतीश कुमार के यहाँ कोई अनहैप्पी हो, ऐसा भी हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू के भी टीम मेंबर अनहैप्पी हो सकते हैं, कोई छोटा मोटा, और जो गठबंधन का दल है वो अनहैप्पी हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है 3 बार वहां गुजरात में सरकार चला चुके हैं, 10 साल यहाँ चला चुके हैं, दोनों अच्छा बड़ा अनुभव है। वो ये सब छोटी छोटी चीजों को संभाल लेंगे। स्वायत्तता का अनुभव है सर, स्वतंत्रता का अनुभव है, ऐसा नहीं है। दल के साथ काम करना, सहयोगियों को साथ लेकर के काम करना, उसका बहुत बेहतरीन अनुभव नहीं है। मैंने जब ओपन किया था डिबेट को, तभी मैंने बोला वो कंफर्ट जोन नहीं रहेगा इस बार। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़का जवान होता है, पहले पति बनता है, फिर पिता बनता है, संतान होती है, दादा बनता है, सब तरह के अनुभव होते हैं, और वो मैनेज करता है, संभालता है। ऋषभ जी जुड़ गए हमारे साथ में, बहुत स्वागत है ऋषभ जी आपका, बोलिए। कोई व्यक्ति पार्टी में होता है तो पार्टी के अंदर भी 4 लोग सिर उठाते हैं। जब पहली बार नरेंद्र मोदी 2014 में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने तो आडवाणी जैसे बड़े नेता का विरोध उन्हें झेलना पड़ा। तो पार्टी के अंदर भी रिफ्यूज होते हैं, रिजेक्शंस होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंफ्यूजन होते हैं, डिफरेंस होते हैं। उन सबको खत्म करके अगर मोदी जी 25 साल केंद्र में रहे, केंद्र मतलब जब गुजरात में तो गुजरात के सेंटर में रहे, और आज देश में केंद्र सरकार के सेंटर में रहे, ये सब बहुत छोटी बात है। वो सुनिए, उनका जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, सिर्फ 32 सीटों का फर्क है। इसके अलावा करीब 50 लोग ऐसे हैं, 50 सांसद ऐसे हैं जो न इधर है ना उधर है। यानी अगर आज जब आप देखेंगे मेजोरिटी का मार्क होगा तो विपक्ष के मतलब मोदी जी के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में 200 वोट भी नहीं पड़ेंगे। मैं आपको स्पष्ट लिख के दे रहा हूं, 200 वोट भी नहीं पड़ेंगे। इसका मतलब है कि 240 का नंबर भी अपने आप में पूरा है। और मैं अभी ये बात आज कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड आपको रहेगा। जब 20 जून 19 जून को जब फाइनल वोटिंग हो जाएगी, आप देख लीजिएगा। अभी बीजेपी के जितने प्रवक्ता आए थे जब चुनाव चल रहे थे, उस दौरान उनका 400 भी बहुत रिकॉर्ड हुआ है, आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए सर। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। देखिए, सबके अंदाजे गलत होते हैं, मोदी जी का भी अंदाजा गलत हुआ होगा, क्या पता सर आपका भी अंदाजा गलत हो जाए। हाँ, हो सकता है, परफेक्ट बैठे। अब मैं एक और बता दूं, हमारे देश में कुछ ऐसे भी बेहुदे लोग हैं जो सिर्फ भड़काने के नाम पर दूसरे विपक्षी नेताओं का जब नाम लेंगे तो बड़ी तमीज से बात करेंगे, इज्जत से बात करेंगे, और जब मोदी का नाम लेंगे तो उनके अंदर राहुल गांधी की आत्मा आ जाएगी, मोदी ये तो मोदी वो। अरे भाई, मोदी जी तमीज से बात कर लो, सर उसकी बात आ रही, बीजेपी का ओपनिंग रिमार्क, तमीज से बात कर लो, वो देश का प्रधानमंत्री है। 30 सेकंड में एक बात कहना चाह रहा हूँ मनीष जी को। सर वो फिर डिस्कशन बढ़ जाएगा, एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं, ठीक है ना। तो क्या हो कि अगर लोग प्रधानमंत्री जी का नाम तमीज से लें तो बेहतर रहेगा। मेरी बात को बीजेपी प्रवक्ता आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुद्दा जो है वो तमीज और गैर तमीज का अभी नहीं है, मुद्दा है कि मुद्दों पर बात होगी कैसे और वो आसान रहेगी कैसे। बीजेपी से ऋषभ तिवारी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ऋषभ जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका, हालांकि स्वागत मैं बहुत पहले कर चुकी थी लेकिन एक बार फिर से कर रही हूँ। विमल सिंह जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। विमल जी, स्वागत है आपका। विमल जी, क्या बोलेंगे सर,
लगातार कांग्रेस कह रही है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को नजरअंदाज करना मुश्किल भरा होगा। अजीत पवार ने ट्रेलर दे ही दिया, मंत्री पद जो दिया आपने उसको अस्वीकार कर दिया। राह आसान नहीं है सर, शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की आपने देखा अभी हमारा जो संसदीय दल का बैठक था, जब प्रधानमंत्री जी को संसदीय दल का नेता चुना गया, उस दिन नीतीश कुमार जी ने बोला था कि देरी किस चीज की है। आज भी हम लोग जो है, मैं तो ये सोच कर आया था कि आज जो है शपथ ग्रहण है, उसको देरी क्यों किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि सारी चीजें बहुत जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री जी जो है जिस तरीके से उन्होंने 10 सालों में जो है जनता में रहकर उन्होंने कार्य किया है, हमारे जो है जन कल्याण जो योजना लेकर आए, जैसे हमने जो है बड़े जो है जैसे 370 धारा हमने जो है कश्मीर के अंदर से खत्म किया। हमारे जो भी एनडीए के साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो भी उस समय जो है प्रधानमंत्री जी का समर्थन उन्होंने किया। आपने देखा 3 तलाक जो है जैसे हमने एक्ट बनाया, उस समय भी जो हमारे एनडीए के जो साथी हमारे साथ थे उन्होंने उसका जो है अपना समर्थन दिया था। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने जो है सीए पैक्ट बनाया, तब हमारे जो भी सहयोगी दल के, हमारे घटक दल के जो भी हमारे नेता थे, हमारे जो भी सांसद थे, उन्होंने जो है उस पर समर्थन दिया था। मैं कहना चाहता हूँ बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से जो है। सर अग्निवीर का भी एग्जाम्पल दे दीजिए, अग्निवीर का भी एग्जाम्पल दीजिए सर। बोलने दीजिए ना बीच में बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद आपने देखा कि हमारे जो है आज से नहीं, एनडीए की सरकार आज नहीं बनी। हमारे मित्र जो बैठे हुए कांग्रेस के, मैं उनको बता दूं 1999 में जब हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बने थे, जब उनके नेतृत्व में जो है सरकार चली थी, तब भी जो है एनडीए की सरकार थी। और उसके बाद हमने जो है बड़े फैसले किए देश के अंदर। और मैं कहना चाहता हूँ आपने देखा 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भी एनडीए की सरकार थी और 2019 में भी एनडीए की सरकार है। तो हम अपने जो है जो भी एनडीए के साथी है, हम उनको शुरू से सम्मान करते आ रहे हैं, हम उनको कभी नजरअंदाज नहीं किया। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं तो हो सकता है आपके सूत्रों के हवाले से पता चलता होगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से कोई भी हमारा घटक दल का नेता कोई नाराज नहीं है। हम लोग बड़े प्यार से, बड़े सौहार्द के साथ जो मतलब आप ये कह रहे हैं अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल की खबर गलत है सर, और पूरे सारे मीडिया हाउसेस उसको गलत चला रहे हैं सर। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सूत्रों के हवाले से, और ये सूत्र का पता नहीं चलता कि सूत्र आता कहाँ से। अजीत पवार जी है, चाहे आप नायडू जी की बात कर रही है, चाहे नीतीश कुमार जी की बात कर रही है, सब लोग साथ में है। आपने देखा था उस दिन जब संसदीय दल का जो है नेता चुना जा रहा था, आपने 10 मिनट तक उन्होंने अजीत पवार ने अपना वक्तव्य रखा। 10 मिनट में उन्होंने 8 मिनट तक प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला, उनके कार्यों के बारे में बोला, जितना उन्होंने ग्राउंड पे वर्क किया। उन्होंने कहा कि जितना ग्राउंड पे प्रधानमंत्री एनआरसी के बारे में नहीं बोला सर, अग्निवीर के बारे में नहीं बोला, और नीतीश कुमार ने बोला कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए। इशारों में भले बोला, लेकिन बोला नहीं, यह गलत बोल रही है आप अपने चैनल पे। मैं बता देना चाहता हूँ इस तरह के कोई उन्होंने बयान नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार का भी विकास होगा, हम लोग डबल इंजन की सरकार चलाएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, आपने अग्निवीर पे बात की तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमारे घटक दल और हम लोग साथ बैठते हैं, हमने जब हम लोग जो 3 कानून लाए थे, हमारे एनडीए के साथी जो हमसे कहे कि नहीं उस पे जो है उसको खत्म करना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री ने उसको खत्म किया? ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी विमल जी, वापस आऊंगी, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार चर्चा का दौर लगातार जारी। देखिए, सुनिए और समझिए और अडॉप्ट वो कीजिए जो आपके काम का है। और तय बात है, पूरी चर्चा सुनेंगे तो आपको आपके काम के मुद्दे जरूर मिल जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का मुद्दा ये कि आखिरकार मुद्दों का निराकरण होगा कैसे। चर्चा पर वापस लौटते एक बार फिर से आपका मेहमानों से तारुफ करवा देती हूँ। यश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस से हमारे साथ में, बहुत स्वागत एक बार फिर से। हर्ष रंजन जी है, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत सर। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में, बहुत स्वागत है सर आपका, राजनीतिक विश्लेषक है वो। विमल सिंह है बीजेपी से जुड़े हुए, विमल जी बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौटते हैं और हर्ष रंजन जी मैं आपके पास आऊंगी। कई सारे ऐसे मुद्दे, मनीष जी से भी ये सवाल मैंने पूछा था, मनीष जी ने हालांकि गोल गोल प्रधानमंत्री जी के नाम पर वो सारे विवरण को लेकर के आ गए। मुद्दा ये कि आर्थिक पहलू और सामाजिक पहलू के कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको रिजॉल्व करना है बीजेपी को, जिसमें अग्निवीर योजना पर
एक साथ राय नहीं बनती कई दलों की। इसके अलावा एनआरसी को लेकर के कई सारे दलों की एक साथ राय नहीं बनती। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में नीतीश हैं तो नायडू नहीं है, कैसे होगा सर? देखिए, जब भी आप गठबंधन की सरकार चलाते हैं या आपकी सरकार में आपके अपने दम पर ही बहुमत होता है, तो भी कई बार सरकार फैसले वापस लेती है, फैसलों पर पुनर्विचार करती है। और मुझे लग रहा है कि मोदी 2 गवर्नमेंट भी आप देखें तो कृषि कानून वापस लिए गए थे और कई फैसलों पर लंबे समय तक विचार हुआ था। अब जब बाहरी दलों के समर्थन की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी नैरेटिव जो है वो चेंज हो चुका है। बीजेपी ने अपने नैरेटिव को चेंज कर लिया है। अब एनडीए सरकार की बात हो रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन यहां मेरा एक सवाल यश जी से है, कांग्रेस प्रवक्ता से। वो पीछे हम जो बात कर रहे थे, मेरा ये मानना है कि अब कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह हो सकती है कि उनको 100 के आसपास 99 सीटें मिल गई हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, एक सशक्त विपक्ष मिल रहा है। तो एक कंस्ट्रक्टिव सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी एक आलोचनात्मक मुद्दे में पड़ी हुई है, जैसे कि अभी बात हो रही थी। अब क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि आप नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को हाशिए पर रखें। यश जी को स्क्रीन पर लेकर के आप चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को हाशिए पर रखे हुए हैं। ये बीजेपी ने हाशिए पर रखा हुआ है, एनडीए ने हाशिए पर रखा हुआ है। इसको कांग्रेस की चिंता है। लेकिन उस वक्त को याद करिए जब यही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते थे और आपने, राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं कहा जब ममता बनर्जी ने इसका एक तरीके से विरोध किया, और इसी से अपमानित होकर वो इंडिया गठबंधन से ही निकले हैं। एक बार दक्षिण भारत में उन्होंने हिंदी की बात कर दी कि हिंदी सीखना चाहिए दक्षिण भारत के लोगों को। इस पर आपके कांग्रेस ने उनसे माफी तक मंगवा के उन्हें अपमानित किया। तो आपने खुद, कांग्रेस ने नहीं रखा, तो ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता XLRI जमशेदपुर में MBA में वो प्रोफेसर भी थे, वहां जाते हैं क्लास लेने। गौरव बल्लभ की बात कर रहा हूं। गौरव बल्लभ का इंटरव्यू सुनिए कि कांग्रेस अपने प्रवक्ताओं को क्या कहती है। प्रधानमंत्री को गाली देना कहती है। ये गौरव बल्लभ का बयान है, हमारा बयान नहीं है पत्रकार की हैसियत से। मैंने तो पिछले 35 सालों में कांग्रेस की भी खूब सरकार देखी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर पार्टी की, हर सरकार की अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस होती हैं। कांग्रेस की प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि वो मुद्दों से भटक जाती है। अभी एक सशक्त विपक्ष है, संसद में अच्छी भूमिका आपकी हो सकती है, आपने ऑलरेडी अच्छा काम कर लिया है, पिछली बार से लगभग डबल पे हैं। इन मुद्दों पर बातचीत करने के बजाय फिर एक जो एलिगेशन की राजनीति होगी उसका हमेशा फायदा बीजेपी को मिलता है। तो मेरा बस ये कहना था। देखिए पूजा जी, मैं अपना पूरा दायित्व निभाते हुए जो जरूरी मुद्दे हैं केवल उन पर बात करूंगा। अगर इनको एनडीए और नरेंद्र मोदी जी की ही बात करनी है तो शिंदे सेना के श्रीरंग बारने जो सांसद चुने गए हैं, उन्होंने अपनी आपत्ति उठाई है इस एनडीए के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। करीब आधे घंटे से कम देर पहले की खबर है, छत्तीसगढ़ में इस समय बहुत भारी कुछ हो रहा है। भीड़ सड़क पर है, पानी की बौछारें हो रही, बहुत कुछ हो रहा है। मैं रियासी के बारे में बात कर चुका हूं, अमित मालवीय के घिनौने कृत्य के बारे में बात कर चुका हूं, और सबसे बड़ी बात, इस देश में जो इस समय खबर, जो कायदे से सबसे बड़ी खबर है इतिहास की, शेयर मार्केट का वो घोटाला जो देश के 2 बड़े नेताओं ने न्यूज चैनलों में आकर किया और एक पापी ने अपना फर्जी एग्जिट पोल चलाकर किया, जिसमें लाखों करोड़ रुपया साफ हो गया आम आदमी का, उसके बारे में बात करने को यदि कोई भी ये कहता है कि हम कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो हम उसका जवाब रोज दे रहे हैं और देते रहेंगे। हम यहाँ पे 90 के जमाने की फिल्मों के डायलॉग देने नहीं बैठे हैं कि कांटों की राह और फूलों की राह, नहीं। हमारा सवाल है कि जो नरेंद्र मोदी इतना स्पष्ट बहुमत लेके आए थे, वो देश की कोई भी समस्या सुलझा क्यों नहीं सके? उनके नाम पर मुझे एक प्रधानमंत्री बता दीजिए जो न्यूज चैनल पर बैठ के ये कह रहे हो कि फलाना स्टॉक खरीद लीजिए, स्टॉक मार्केट कूदने वाला है, उछाल मारने वाला है, और उसके बाद वो स्टॉक मार्केट खत्म हो जाता है और जनता जो है उसका नुकसान होता है। इसका जवाब कौन देगा? ये 10 साल से विमल जी, काउंटर है आपका। कश्मीर से
कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया है। कल फिर रियासी में सरेआम एक बस पर हमला होता है और 10 लोग मारे जाते हैं, 30-35 लोग घायल हो जाते हैं और अभी भी स्थिति साफ नहीं है कि हुआ क्या है। क्या कब जवाब मिलेगा इन बातों का? हमें नहीं करना है। जिसको यहाँ जो सोचना हो सोचता रहे। कांग्रेस अपना काम करती रहेगी और नरेंद्र मोदी जो इस समय एनडीए पर निर्भर है, उनकी ये सरकार अगर यही करती रही तो जाएगी। विमल जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। बहुत विनम्रता के साथ मैं उनकी बातों को सुन रहा था। आग्रह करूंगा कि मैं अपनी बारी में अपने वक्तव्य करूँ। पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि कल जो रियासी में घटना हुआ, पूरा देश जो है उस पर निंदा है, उस पर दुखद है। पूरा हम लोग जो है शोक मना रहे हैं। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं पूरे जो है एक ईमानदारी के साथ इस चीज को स्वीकारता हूँ, चूक हुई है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र ने कहा कि कश्मीर के अंदर बदलाव है। मेरे मित्र, मैं कश्मीर में अभी घूमकर आया हूँ। मैं 20 दिन में जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है। वहां पे जिस तरीके से अमन और शांति का माहौल है इन 5 सालों में, बता दूं आपको, वहां पे जो है लोग, पहले क्या होता था कि पहले जो है लोगों के ऊपर जो है हर जगह कश्मीर के किसी भी कस्बे में जो है आतंकवादी घटनाएं हो जाती थी और वहां के जो कश्मीरी लोग थे वो पत्थर उठाकर जो है हमारे सैनिकों को मारा करते थे। वहां पे जो है ना, वहां पे ना अमन था ना कुछ था। आपने देखा था देश के अंदर किसी भी राज्य में जो है, क्या मैं बनारस की बात बीजेपी करूं, ने चाहे चुनाव, मुंबई की बात, जहां तक मेरी स्टडी है सर, बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा कश्मीर के अंदर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अगर हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए। आप एक बात बताइए, जितेंद्र सिंह जी हमारे सांसद बने हैं, जितेंद्र सिंह को मंत्री भी बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद है। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे चुनाव लड़ी है। कैसे कह सकते हैं चुनाव लड़ी नहीं लड़ी है? भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पे चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों पे चुनाव लड़ी है। आज देखिए, मैं यही बात बताना चाहता हूँ, पहले बनारस के अंदर, मुंबई के अंदर या किसी भी हमारे प्रदेश के अंदर, चेन्नई के अंदर जो है बम मार के लोग चले जाते थे, लेकिन हमारे कांग्रेस के जो और हमारे देश के जो रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री थे, वो यूनाइटेड नेशन के पास जाते थे और कहते थे कि हमारे देश के अंदर जो है पाकिस्तान से जो है आतंकवादी आते हैं, हम गोलाबारी करके और आतंकवादी घटनाएं करके चले जाते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है देश के अंदर कि अगर कोई जो है अगर गलत तरीके से भी अगर देश के अंदर घुसता है या आतंकवादी घटना का अंजाम देता है, तो घर में घुसकर मारने वाला पहला प्रधानमंत्री देश के अंदर आया। ठीक है, ठीक है विमल जी, मेरी सुनिए। मैं उससे जवाब देना चाहता हूँ। फिर हमारे मित्र ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, जल्द जो है पूरा इनका गठबंधन चूर चूर हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ यश जी आपका काउंटर है, यश जी आपका काउंटर है, यश जी काउंटर है आपका। हाँ पूजा जी, देखिए मैं इसीलिए बार बार रियासी की ये सीधी तस्वीर जो आ रही है, सर रियासी से बाहर निकलिए, थोड़ा सा मुद्दा मेरा एक और है। विमल जी, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बैठ करके अभी तक इस मुद्दे पर एनालिसिस किया है क्या कि आखिरकार 303 से 240 के बीच में कैसे आ गए सर? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग समीक्षा बैठक हमारे पार्टी के ऊपर नेतृत्व करता है, जो हमारे हैं, हमारे जो प्रदेश के आप तक कुछ फीडबैक पहुंचा या नहीं पहुंचा? पूजा जी बोलने दीजिए यार, आप तो सामने वाले को बोलने दीजिए, मेरे बीच में आप सवाल करने लग रही है, तो बोलने का मौका दीजिए ना। जी बोले सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो संगठन करता है, हमारे जो नेतृत्व करता है, बैठक चल रही है, हमसे कहाँ भूल हुई, हमसे कहाँ गलती हुई, हम कहाँ लोगों तक नहीं पहुंच पाए, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और पार्टी जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहले ऐसी पार्टी है जहाँ पे चुनाव हारते हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ चुनाव फिर जो है लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आपने देखा किस तरीके से जो है हमने हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव हारा था विधानसभा का, भले से वोट परसेंट हमारा बहुत कम था, 0.99% था, लेकिन आपने देखा लोकसभा में हम जो है अच्छा मार्क वहां से लेकर आए। मैं बात करूंगा, आपने देखा था हमने जो है उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमने मध्य प्रदेश में जो है इस बार जो है अच्छा किया, हमने 29 सीट जीती है। दिल्ली में बात करूं, दिल्ली में जो है हमने जो है बहुत अच्छा मार्जिन से चुनाव जीता है, सातों के सातों लोकसभा जो है भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, हम जब भी चुनाव हारते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्वकर्ता जो है वहां पे अगले दिन छोड़िए उसी समय से जब होता क्या है कि जिस दिन जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस दिन रिजल्ट आता है, प्रधानमंत्री जी जिस दिन हमारे कार्यालय आते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, उसके बाद संसदीय दल का बैठक होता है, समीक्षाएं होती है कि कैसे हम वहां पे चूक गए, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारी कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी ने फटाफट वाली बात कही थी, वो फटाफट पैसे भिजवा दे,
क्योंकि हमारे देश की जो ईश्वर रूप जनता है ना, वो राहुल जी का इंतजार कर रही है और विपक्ष के नेताओं का भी इंतजार कर रही है। इन्होंने बकायदा एक जो है बुकलेट साइन करके, आधार कार्ड जमा करके, ऐसा नहीं कि ये जो है एक मैनिफेस्टो दे दिया था, आधार कार्ड बकायदे लेकर एक बकायदा उनको साइन करके जो है एक उनको पेपर दिया गया है। हमारे जो ईश्वर रूप जो जनता है, हमारी भोली भाली जनता है, जिन्होंने वोट किया है, अरे यार उनके पैसे जो है, जिस तरीके से खटाखट और फटाफट की बात कर रहे थे ना, खटाखट और फटाफट पैसे भिजवा दे, नहीं तो ये विपक्ष के जितने भी नेता और जितने भी सांसद है ना, जनता उनको जो है घर में घुसने नहीं देगी, गांव में घुसने। यश जी, काउंटर है आपका। जी देखिए पूजा जी, पिछले 5 सालों में जो मैं रियासी से अपनी बात शुरू कर रहा इसके था, बाद मैं 5 मनीष जी के सालों पास में- जाऊंगी, तो इसलिए जल्दी से फिनिश कीजिए। हाँ, 5 सालों में लगभग 4000 लोगों की मृत्यु हुई है आतंकवादी गतिविधियों में। इसमें आम नागरिक और सुरक्षा बल दोनों शामिल है कश्मीर में, ये इनको नहीं पता है। दूसरी बात, ये जो हमें कह रहे हैं, तो हमने अपने मैनिफेस्टो में ये जरूर लिखा था, और सरकार बनने पर, यानी इनकी ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस के गिरने के बाद जो हमारी सरकार आएगी, जो कि मैनिफेस्टो में होता है, चुनाव के वादे इसीलिए होते हैं कि सरकार बनने के बाद उन वादों को पूरा किया जाता है, वो हम जरूर पूरे करेंगे। ये पूरी भाजपा ने जो कॉमन सेंस का हरण कर रखा है 10 साल से लोगों के बीच से, इनको खुद को कम से कम ये समझ में आना चाहिए कि चुनावी वादे सरकार बनने के बाद लागू होते हैं। ये झूठ फैला फैला के ही आप लोगों ने 10 साल राज किया है, और अब उसी की कमर तोड़ी है इस चुनाव में, जो अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। आप लोगों ने राम का नाम लेके लोगों को बरगलाया, खुद को राम से ऊंचा बताया। आज आप कई धार्मिक स्थलों के क्षेत्रों से बाहर निकाले जा चुके हैं। वो ईश्वर ने भी किया है और जनता ने भी किया है। तो अब ये घटिया झूठ बोलना बंद कर दीजिए। मैं फिर दोहराता हूं, शेयर मार्केट का घोटाला, नीट परीक्षाओं का घोटाला, और अभी चल रही जो स्थिति है देश में, छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, कश्मीर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, वो सबके जवाब देने को तैयार रहिए, नहीं तो जनता आपको निकाल बाहर करेगी। ये भावनाओं को उद्वेलित करने वाली बातों से अब काम नहीं चलेगा। काम करके दिखाइए कुछ। हो गए 10 साल, आपने खूब मजे मार लिए, खूब जनता का शोषण किया। अब किसान, युवा, महिलाएं, श्रमिक सब एक होकर आपके सामने खड़ा है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं घोटाले की बात करूंगा, क्योंकि हमारे मित्र ने कहा कि आप 10 सालों में क्या किए, तो वो भी मैं आपको गिनाऊंगा कि हम 10 सालों में क्या किए, और आप 2004 से और 2014 सर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मनीष जी के पास में जाऊंगी, मनीष जी के पास जाऊंगी। सर आप पूरा 10 साल का गिनाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। विमल जी ने अभी एक बात का जिक्र किया था। कांग्रेस के मित्र का, जब आपने कांग्रेस के पार्टी के प्रवक्ता को अगर समय दे दिया ना, तो जब आप काउंटर बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए तो उनको समय देना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप एक पार्टी के प्रवक्ता से सवाल नहीं कर सकती है। बोलिए। जब आप उनको नहीं, आप उनको 2 मिनट समय दे रही है, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि टू द पॉइंट बोलिए। आप एकदम टू द पॉइंट बोलेंगे। सुनिए, अभी हमारे मित्र ने कहा कि आपने क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ कि 10 सालों में काम जो है प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से किया, कोई सोच सकता था क्या कि आज जो है देश के अंदर जो है 12 करोड़ शौचालय बन सकता है? कोई सोच सकता था क्या कि 10 करोड़ घर में जो कुकरी लेकर महिला चूल्हा जलाती थी, उनके घर पे जो है सिलेंडर पहुंच पाएगा? कोई सोच सकता था क्या कि पूरे देश के अंदर जहाँ पे पानी की किल्लत होती थी, 15 करोड़ घरों में जो है नल से जल पहुंचाया जा सकता है? 3 करोड़ घर में जो है बिजली नहीं था, कोई सोच सकता था कि वहां पे बिजली पहुंचाया जा सकता है? कोई सोच सकता था क्या कि 81 करोड़ लोगों को जो है राशन दिया जा सकता है? कोई सोच सकता है क्या कि 35 करोड़ लोगों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख का जो है बीमा प्रोवाइड किया जा सकता है? हाँ, लेकिन 10 सालों में जो है जो किया गया कांग्रेस के द्वारा, चाहे मैं कोयला आवंटन घोटाला बोलूं, राष्ट्रमंडल खेत घोटाला बोलूं, जी टेलीकॉम घोटाला बोलूं, शारदा चिटफंड घोटाला बोलूं, एयरसेल मैक्सिस घोटाला बोलूं, घोटाले की अगर लिस्ट बोली जाए ना तो पूजा भी बहुत है। ये कहते हैं कि स्वास्थ्य में इतना कार्य किए, आज देखिए इनके राज्य में सिर्फ 7 एम्स था, हमारे राज्य में जो है आज देखिए जब से प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 23 जो है एम्स है। मैं कहना चाहता हूँ हर फील्ड में काम हुआ है, और हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जो भी हमारे विपक्ष के नेता में सुन रहे, मैं बता देना चाहता हूँ, जो खियाली पका रहे हैं वो भूल जाइए। हमारे एनडीए के, हमारे घटक दल के साथी और हमारे ठीक है सर, ठीक है। जनता ने आपको मैंडेट भी इसीलिए दिया है ताकि आप काम करें, और काम हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। विमल जी ने एक बात का जिक्र किया कि जब हार होती है और जहां जहां से हार होती है, हार के विषयों का मंथन किया जाता है और उस पर चिंतन भी किया जाता है। क्या जिस तरीके से कैबिनेट के अंदर जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया, वो इसका उदाहरण है कि बीते दिनों जिस तरीके से जातियों को नजरअंदाज किया गया, अब समझ गई है मोदी सरकार कि उसको साधना पड़ेगा? सर
मनीष जी, मेरे हिसाब से पिछले 40 साल में ऐसा कभी कोई मंत्रिमंडल नहीं रहा है जिसमें जातियों का मंथन ना हुआ हो। पूरे देश में पिछले 10 लोकसभा चुनावों में एक एक सीट पर जाति का ध्यान ना रखा गया हो, जाति की कैलकुलेशन ना की गई हो, ऐसा हुआ ही नहीं। जाति की बात, धर्म की बात, कहाँ मुसलमान ज्यादा हैं, कहाँ खटीक ज्यादा हैं, कहाँ कुर्मी ज्यादा हैं, कहाँ हरिजन ज्यादा हैं, कहाँ पटेल ज्यादा, इनका ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि इस देश की राजनीति जाति से चलती है। इस देश का ये दुर्भाग्य है, जाति से बाहर जाते ही इस देश की व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। अगर आज जाति की बात ना करो, ये कांग्रेस के नेता हो या भाजपा के नेता हो, ये कहने लगेंगे अरे भाई आपने दलितों को टिकट नहीं दी, आपने दलितों को मंत्री नहीं बनाया, अरे महाराष्ट्र से आपने किसी को मंत्री नहीं बनाया। दरअसल अभी स्थिति ये है, भाजपा एनडीए सरकार बना रही है, अभी अपना काम शुरू कर रही है, और वर्चुअली अपोजिशन के पास अभी कोई काम नहीं है। तो अपोजिशन के पास अगर कोई काम नहीं है तो वो काम का इंतजार कर रही है कि कैसे कोई गलती हो, कैसे कोई घटना हो, हम उसको चर्चा करके ह्यू एंड क्राई मचाएं। आप याद करिए, मोदी जी ने कहा था कि इस चुनाव में इस बार विदेशों से भी इंटरफेरेंस की सूचनाएं हैं। तो आने वाले समय में जब मोदी जी वापस अपने एक्शन पे आएंगे तब पता लगेगा कि क्या होने वाला है। आपको एक बात बता दूं, इस बार का जो चुनाव था और जो अपोजिशन की जो एकजुटता देखने को मिली, शानदार एकजुटता देखने को मिली, अच्छा लगा देख के। उन सबके पीछे एक ही हित साधक था, वो ये था कि अगर जिस तरीके से मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों पर तेजाब गिराने की कोशिश की, कुछ नेताओं का, उनके परिवारों का अस्तित्व न मिट जाए, जिन लोगों ने जमीन लेके नौकरी दी हो, जिन लोगों ने अपनी पार्टी की पूरी कंपनी खा ली हो, ऐसे लोग बड़े गहरे संकट में हैं। वो चाहते हैं कैसे भी करके ये सरकार अनस्टेबल रहे, स्टेबल ना रहे, सो दैट कि वो उनका अस्तित्व बचा रहे और समय निकल जाए, बाद में टाइम बाउंड केस हो जाए और वो बच जाएं। बस मुझे ये देखना है निजी तौर पर, क्या ये सरकार भ्रष्टाचार पर अपने कदम तेजी से बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी। मुझे ये देखना है कि ये सरकार क्या आतंकवाद पर और प्रभावी आक्रमण करेगी या नहीं करेगी। मुझे यह देखना है कि यह सरकार बेरोजगारी पर, मैन्युफैक्चरिंग पर, मेक इन इंडिया पर, नक्सलाइट्स पर काम करेगी या नहीं करेगी। मुझे यह देखना है कि यह सरकार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को छोड़कर क्या गरीब के हित में काम करेगी क्या। देखिए, जो विपक्ष बात रखता है उनमें कोई गलती नहीं होती। यही बात अगर कांग्रेस का शासन होगा तो भाजपा करेगी, और अगर भाजपा का शासन है तो कांग्रेस कर रही है। ठीक है, बात ये है, हर्ष जी के पास में किसी की भी हो, काम होना चाहिए। ठीक है, हर्ष जी के पास में जाऊंगे। हर्ष जी, नीतीश बाबू को देखा जाए या फिर चंद्रबाबू नायडू को देखा जाए, दोनों गरीबों की सियासत करते हैं, गरीबों की राजनीति उनकी रही है। लेकिन जब हम बीजेपी की सियासत की बात करते हैं तो वो निजीकरण की बात करते हैं, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जिक्र करते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक अलाइनमेंट कैसे बनेगा सर? देखिए, मैंने कहा ना कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, सारे दलों के, खास करके जो प्रमुख दल हैं उनके एजेंडे को मिलाकर और उनकी जो मांग है उसको एक तरफ रखते हुए कॉमन मिनिमम एजेंडे के तरफ ही सरकार चलेगी, कोई भी सरकार हो। और इस बार की सरकार का देखिए, आज से नहीं, मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले से ही ये चीज़ तय हो गई थी कि भारत को इकोनॉमी के फ्रंट पर तीसरी अर्थव्यवस्था बनानी है, यहाँ की जीडीपी बढ़ानी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट का ग्लोबल हब बनाना है। तो सरकार तो इसी दिशा में बढ़ रही थी। और जहाँ तक सरकार की कमजोरी की बात है, आप देखिए कि मंत्रिमंडल, जहाँ से आपने बुलेटिन शुरू किया था डिस्कशन, मंत्रिमंडल में अगर कोई बीजेपी दबाव में होती, प्रधानमंत्री मोदी दबाव में होते, तो मंत्रिमंडल का ये जो स्वरूप देख रहे हैं ना, ये वैसा ही नहीं होता। इसमें अमित शाह भी हैं, इसमें निर्मला सीतारमण भी हैं, देखिए सारे राज्यसभा के लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव हार गए हैं लेकिन उनको बनाया गया है। ब्यूरोक्रेसी है, इस वजह से कि ये काम तो चल ही रहा था, वही काम आगे बढ़ाया जाएगा। हाँ, सीटें कम हो गई, इसलिए आप टीडीपी को और नीतीश कुमार को जो उनके राज्यों के लिए देना है ज़रूर उनको दिया होगा। उनके कोटे से मंत्री बने हैं, अभी थोड़ी देर में पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा शायद,
आप देखेंगे कि उनको बेहतरीन पोर्टफोलियो भी मिले हैं। तो आप एक तरीके से मिलजुल कर ही लेकिन तो सर चलते इस हैं। बात को तो हम एकदम कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते ना कि पिछली बार और उससे पिछली बार का मैंडेट और इस बार का मैंडेट जो है वो जिस तरीके का है उससे कंपैरेटिवली पिछली बार से इस बार थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ेंगी सदन के अंदर बिलों को पास कराने में। देखिए, मैं उसको मुश्किल नहीं कहता, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक लोकतंत्र बेहतरीन तभी होता है जब उसको एक सशक्त विपक्ष मिलता है। ये जनता की जीत है। आप इसको इस तरीके से देखिए, सरकार चलेगी, सरकार नए फैसले भी करेगी, लेकिन साथ में एक विपक्ष भी मजबूत मिला हुआ है। और मजबूत विपक्ष का होने का फायदा ये है कि एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है। तो ये तो जनता की जीत मैं इसको मानता हूं। और इसीलिए मैं कांग्रेस के लोगों से या जो इंडी गठबंधन के लोग हैं बाकी, उनसे हमारी एज ए जनता, एज ए पत्रकार यही अपेक्षा है कि एक बेहतरीन सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएं, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है यश जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। सवाल ये कि कई सारे ऐसे बिल रहे हैं जिन पर कांग्रेस या विपक्ष अपोज करना चाहती थी, लेकिन उनकी पैकेजिंग इस तरीके से की गई कि आप अपोज कर नहीं पाए। इस बार कैसे होगा सर? इस बार तो संख्या बल में ज्यादा भी हैं आप। देखिए, बात किसी भी मुद्दे की पैकेजिंग से नहीं होती है। पैकेजिंग का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है सर। क्या बात कर दी आपने? सुनिए पैकेजिंग का इम्पैक्ट होता है, ये तो हम 10 साल से देख ही रहे हैं। अंदर कुछ नहीं है, पैकेजिंग है, वो चल रहा है इतने दिन से। लेकिन जैसे देखिए, पैकेजिंग तो किसान बिल की भी बहुत तगड़ी थी, ऑर्डिनेंस के दम पर किया गया। और भी बहुत सारे इनके कानून इन्होंने पास किए। जब 150 सांसदों को इन्होंने सस्पेंड किया था तब भी इन्होंने कुछ कानून पास किए। लेकिन हुआ क्या? किसान बिल को आउटराइट रिजेक्ट किया गया। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि कश्मीर में 370 को ये लेकर खूब भुनाया, लेकिन सच ये है कि 370 पूरी तो हटी नहीं है। एक क्लॉज हटा है जिससे कोई भी जाके जमीन ले सकता है। ली किसने, ये भी सबको मालूम है। तो बात ये है कि अब 10 सालों के बाद लोगों ने जो जवाब दिया है इनको, आज जो इनको नतीजा सामने आया है, अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, करीब 130 सीटें हैं जो 1000 या उससे कम सीटों के मार्जिन से भाजपा ने जीती हैं। और ये उस समय है जब चुनाव आयोग 7वें चरण का डेटा कल परसों रिलीज करता है, जब काउंटिंग सब हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो बहुत सारी बातों की समीक्षा होनी है। अंततः बात यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहे विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, हम जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे, खड़े रहेंगे। और चाहे कोई सामने से कुछ विमल जी, काउंटर है आपका। हम मुद्दा से भटकने नहीं देंगे। स्क्रीन पर लेकर के आइए विमल जी को। और देखिए यश जी, पूजा जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी सोचा कि इतने देर की डिबेट होगी और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाथ और उंगली नहीं उठाया जाता, कैसे होगा? ये जब चुनाव जीतते हैं हिमाचल के अंदर, तो कहते हैं कि हमारे जनता जो है ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छा कार्य किया, हमारे नेता जो है लोगों तक पहुंचे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जिस वजह से हम चुनाव जीते हैं। कर्नाटक में चुनाव जीते हैं तो कहते हैं हमने काम किया है, इस वजह से चुनाव जीते, ग्राउंड लेवल पर हम पहुंचे, लोगों से जुड़े। जहाँ पे चुनाव हारते वहां पे इलेक्शन कमीशन को दोषी कर दिया जाता है, ये बहुत गलत बात है। दिल्ली में चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव जीते हैं तो कहते हैं हमने बहुत मन किया, इस वजह से चुनाव जीते हैं। लेकिन ये गलत बात है। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र प्रभार है। ये हम 10 साल से सुन रहे हैं। मेरे मित्र मेरी बात सुनिए। दूसरी चीज, नहीं, आप टू द पॉइंट बोलिए भाई साहब, आप जितना बोलना हो बोलिए, लेकिन जो मुद्दा है वो बोलिए आप। ये रट्टा गुट्टी बातें तो 10 साल से कर रहे हैं। हम भी अभी वही बोलेंगे, आप भी वही बोलेंगे। सवाल उठा मुद्दा चल रहा है वो बोलिए ना भैया। कमीशन पे सवाल उठाया, ये तो मुद्दे पर सवाल उठाया आपने, इलेक्शन पे कमीशन पे सवाल उठाया। क्या बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पीएम आवास पर मोदी कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मोदी कैबिनेट में मंत्रालय का बंटवारा, अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। एस जयशंकर को विदेश मंत्री, नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्रालय, हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री, अजय टम्टा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। और इसी के साथ अभी और पोर्टफोलियो डिस्क्लोज होने। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा को बेहतरीन और खास बनाने के लिए। फिलहाल देखिए, पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है और गठन के साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हाँ, ये तो तय है कि चुनौतियों का अंबार है
और देखना ये भी होगा कि आखिरकार चुनौतियों को समतल करते हुए, जैसे रोड रोलर का काम होता है, वो सड़क बनाते समय सड़क को समतल करती चलती है, बजरी को बराबर करती है, उसी तरीके से बीजेपी रोड रोलर का काम आखिरकार कितना बेहतरीन कर पाती है, ताकि उसके सभी सहयोगी उसके साथ चलें और वो तमाम मुद्दे, वो तमाम विजन जो वो देश के लिए सोच रहे हैं, वो किस तरीके से पूरे हो पाते हैं। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक है, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।